Today our focus is May, June 2022, variant 22, paper 2 is a structured paper, 1 hour 45 minutes. There would be 5 questions, total 100 marks, and these 5 questions are for 20 marks each. Here is the first question. Peter is a trader. The transactions are given to us. Examiner asks us to make cash book. So in an exam, the cash book is already prepared. Margins are drawn. Headings are given. Even balance brought down is also mentioned. Cash 135, bank 920. Cash 135, bank 920. So brought down is already written in the paper. So you are supposed to do with me, make a light headings. So the transaction. So first transaction after brought down, cash sales 410, paid directly into the bank, paid directly into the bank. So bank account would be debit on April 2nd, 410. Bank account is debit April 2nd because of cash sales. Since cash sales is directly deposit into the bank, हमें कैश में लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको बैंक के अंदर ही लिखेंगे, डायरेक्ट बैंक के अंदर ही लिखेंगे. April 2nd, next transaction. April 2nd, paid 798 by check with full settlement of 840. ओहो, 840 पे करने चाहिए थे, आपने 798 पे कर दिए. 42 का आपको क्या मिला? डिस्काउंट. चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर्स. आपने 840 पे करने थे, सेटलमेंट हो गई. मतलब सेटलमेंट का मतलब है अब आइंदा पे नहीं करना. सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? यू नो नीड टू पे फर्दर, यू अवेल अ डिस्काउंट. सिर्फ 798 पे किए हैं आपने. कैलकुलेटर 42 इज अ डिस्काउंट. तो वी पेड राहत. So bank account would be credit on April 4th. Rahat by check 798. 42 is discount receipt. हमारा फायदा है. हमने पे करना था, कम पे किया. हमने पे करना था, कम पे किया, हमें फायदा हुआ. डिस्काउंट रिसीव इनकम स्टेटमेंट में भी अदर इनकम जाती है. डिस्काउंट रिसीव की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है. एवरी रेवेन्यू हैज अ क्रेडिट नेचर, चाहे सेल्स हो, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो, रेंट रिसीव्ड हो, हर इनकम की नेचर क्रेडिट नेचर होती है. नेक्स्ट, नंबर 8, पेड 42 motor vehicle repairs cash. Motor vehicle repairs 42. Motor vehicle repair, motor vehicle repair 42 by cash, and the date was 5th 8th. It is a payment made through cash. It is a payment made through
15 परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 320, 10% डिस्काउंट। 320 में से इसका 10% 32 माइनस कर दीजिएगा, रिमेनिंग अमाउंट 288। परचेज किए हैं तो परचेज डेबिट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ should not record in cash book, it is on credit। हमसे खेल रहा है एग्जामिनर, बदतमीजी करवा रहा है। बच्चा जज्बाती में डेबिट या क्रेडिट लिख देगा। परचेज क्या है, पेमेंट क्या होगा, क्रेडिट। नो सर, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये परचेज जर्नल की ट्रांजैक्शन है। इट इज टू रिकॉर्ड इन परचेज जर्नल। नेक्स्ट, कैश सेल्स। कैश सेल्स, कैश सेल्स 460, पैसे आ रहे होंगे सर ऑन 15th। पैसे हमारे पास आ रहे होंगे बिकॉज ऑफ कैश सेल्स, और ये आएंगे भी कैश फॉर्म के अंदर 460। कैश सेल्स कैश में आएंगी। इससे पहले कैश सेल्स कहा था डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक। इस दफा सिंपल कैश सेल्स हैं, दे शुड बी रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट ओनली। कैश बुक is prepared for cash and bank transactions. Every transaction affect twice, but here I only record cash effects and bank effects. या तो डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा। नेक्स्ट, 20th paid 392 to Sameer, telephone transfer, having deducted 2% cash discount from the amount due। बदतमीजी हो गई सर। ये मैथ्स का पेपर है या अकाउंट्स का। 392 को 98% से डिवाइड कर दीजिएगा, 2% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस तरह आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, डिस्काउंट। बदतमीज, आपका एग्जामिनर मैथ्स का पेपर है या अकाउंट्स का। उसने कहा 2% माइनस कर दिया है, यानी अगर मैं मैथ्स पढ़ाऊं, अकाउंट्स का टीचर नहीं हूं, मैं मैथ्स का टीचर हूं। अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको। पेड 392 which is the 98% of amount due या total amount, which is the 98% of the total amount. Let the total amount be X. So 392 is equals to 98% of X. X से मल्टीप्लाई हो रहा है 98%, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। So X would be 392 divided by 98% of X. So X is, X क्या है, 400। एक तो कैलकुलेशन कर लें यार। And discount is 2%. Discount is 2% of 400 which is 8। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर 8 आएगा। अब बताओ कौन सा आसान है सर। दोबारा आ जाइएगा। पे किया है हमने, अगेन 392 हमने क्या किया है, पे किया है। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट या क्रेडिट। पे 392 टू समीर,
समीर को पेमेंट किया है। सर अब ये तो लिखा हुआ ही नहीं है कि ये कैश से पे किया है या बैंक से पे किया है। अबे टेलीफोन ट्रांसफर, बैंक 392.8 is discount. Sameer on 20th. Sameer on 20th. समझदारी से काम कीजिएगा। इंटरनेट ट्रांसफर, टेलीफोन ट्रांसफर, फ्रॉम वेबसाइट, इस तरह का टर्म एग्जामिनर यूज कर सकता है। डायरेक्ट डेबिट, क्रेडिट ट्रांसफर, तो सबका मतलब बैंक है। सबका मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है। $25th, a check for commission receivable 115 was paid into the बैंक। पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कमीशन रिसीवेबल के पैसे हमने बैंक में डाले हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। 25th कमीशन रिसीवेबल, 25th कमीशन रिसीवेबल और वैल्यू होगी 115 बाय बैंक। 29 paid to राफेल बाय कैश, सेटलमेंट ऑफ 300, पे किया 285, डिस्काउंट 15। मान गए? 300 माइनस 285, डिस्काउंट इज 15। हमने पे किया है, वेरी गुड। 285 by cash, discount is 15. Rafael, the date was 29th. That's it. The transactions are all over. 11 mark question. Take the sum. Discount allowed is 0. Discount received 65. Cash debit side is higher than the credit side. Debit side को पहले टोटल करेंगे। कैलकुलेटर्स, डेबिट साइड कैश का, डेबिट साइड हायर है, डेबिट साइड का पहले टोटल करेंगे 595, दोनों तरफ लिख देंगे। बड़ी साइड में से छोटी साइड वालों को माइनस कर देंगे। बचपन से कर रहा हूं सर। 260 माइनस करने के बाद आंसर आएगा 268। बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैंक का टोटल करेंगे मेरे साथ। फोर्टीन 45 में से माइनस करेंगे सब। 798 और 392। 255। तो इस तरह हमने ये 11 नंबर की कैश बुक पूरी की है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट पे बिल्कुल अलग है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट पर बिल्कुल अलग है। इनको कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करते। कैश बुक इज टी अकाउंट। कैश बुक इज अ फॉर कैश एंड बैंक, फॉर कैश एंड बैंक, नॉट फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड अलग है, डिस्काउंट रिसीव अलग है। कैश का डेबिट, कैश का क्रेडिट, तो ये टी अकाउंट है कैश का, डिस्काउंट का नहीं है। क्यों सर? एक तरफ डिस्काउंट अलाउड है, अलग अकाउंट है। एक तरफ डिस्काउंट रिसीव है, वो बिल्कुल
अलग अकाउंट है, इसलिए इसको सीडीबीडी नहीं करते, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। रिक्वायरमेंट नंबर ए ये था। रिक्वायरमेंट नंबर बी, एग्जामिनर ने बैंक रिकंसिलेशन करा दी हमसे, बदतमीज। देख लेते हैं क्या कह रहा है। Peter has received a bank statement for April. He is using it to prepare bank reconciliation statement and up to date cash book. बताइएगा प्लीज अ टिक, प्लेस अ टिक। आपको सिर्फ टिक मार्क करना है ये बताने के लिए ये बैंक रिकंसिलेशन में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, या फिर अप टू डेट कैश बुक में डेबिट होगा, या डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस का आपने सिर्फ इंडिकेशन देना है। तो मेरे साथ दीजिएगा, बैंक चार्जेस, क्रेडिट कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बैंक से पता चलता है, कैश बुक में अपडेट करना पड़ता है। डायरेक्ट डेबिट बैंक वाला काटता है, कैश बुक में क्रेडिट करना पड़ता। अगर कोई भूला हुआ है, अगर कोई भूला हुआ है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, अप टू डेट कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन के फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं, फिक्स जो होते हैं। अप टू डेट कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन में फिक्स कौन से पॉइंट होते हैं। नंबर 1, कैश बुक बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस डेबिट पे भी हो सकता है या फिर क्रेडिट पे भी हो सकता है। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं सर, बैंक गायरो क्रेडिट से पैसे आते हैं, डायरेक्ट डेबिट से जाते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर से जाते हैं, बैंक चार्जेस से जाते हैं, डिसऑनर्ड चेक से जाते हैं। दैट्स इट, 5 आइटम है। फिर आता है बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। उसके बाद 2 ही आइटम है, अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है। बोले मेरे साथ, अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है। दैट्स ऑल। दोनों के एंडिंग बैलेंस सेम आ जाएंगे। ये मैंने रिवाइज करवाने के लिए आपको रिकॉल दिया है। अब आप देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। चेक्स पेड टू अ सप्लायर बट नॉट येट कैश, हमने पेमेंट कर दी, बैंक वाले ने नहीं निकाला। अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है। ये चेक पेड है, चेक पेड, पैसे गए होंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स फॉर कमीशन रिसीव्ड डिसऑनर, किसे पता होता है चेक बाउंस हो गया, बैंक वाले को। करता ही कौन है, बैंक वाला। जब वेरिफिकेशन करता है बैंक वाला, तब पता लगता है इसके साइन सही नहीं है, या अकाउंट में पैसे नहीं है, या ओवर हेडिंग हुई भी है, तो बैंक कैन रिजेक्ट इट, बैंक कैन डिसऑनर इट। डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक गायरो क्रेडिट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो पैसे जो मेरे पास आने थे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ गए, तभी तो इतने खुश हैं। महीने की शुरू की तारीखें मजदूरों के लिए थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आती है। आगे चल, लेबर डे पे छुट्टी करने वाले मजदूर आ जाते हैं। राहत भाई का अकाउंट, आप कौन हो, पीटर हो, लेकिन हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, राहत भाई का। राहत भाई, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ राहत। आओ देखते हैं राहत कौन है, आइए देखते हैं राहत कौन है। राहत से सेल हुई थी या परचेज हुई थी, राहत कौन है। राहत तुम कहाँ हो, राहत को ढूंढो। राहत की ट्रांजैक्शन सर हाईलाइट कर रहे हैं सर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन नो, सेकंड यस, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवेंथ नहीं, बस हो तो गया। फिर 2 ट्रांजैक्शन मिली है मुझे, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें 3 मिली है, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी है। कैसे पता लगा,
पे किए हैं 798 और उसका डेट का बैलेंस क्या था, पे कर रहे हो तो ये तुम्हारा कस्टमर है या सप्लायर, शाबाश। रिसीवेबल है या पेएबल, शाबाश शाबाश। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा April 1, 2022। आ जाए मेरे साथ। सर वो तो हमसे ज्यादा सही निकला, एग्जामिनर ने पहले से ही ब्रॉट डाउन दे दिया, लेकिन ये अक्सर ढूंढना पड़ता है, याद रखिएगा। अक्सर ब्रॉट डाउन खुद ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा था आपसे, पेमेंट कितनी की, करनी कितनी थी, तो बैलेंस पहले से था, ब्रॉट डाउन पहले से मौजूद था। और हमें अब April 3 रिकॉर्ड करनी है, 798 ये भी रिकॉर्ड करेंगे और 42 का डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करेंगे। आ जाए रिकॉर्ड करें, टी अकाउंट बना लेते हैं। April 3 पेमेंट बाय बैंक and discount receipt 42,798. This is how we have to record. हमने कैश बुक में क्या किया था, इसको डेबिट या क्रेडिट, जी पेबल हो रहा है डेबिट, कैश बुक क्या किया था, क्रेडिट। चेक कर लें सब अपने पास, कैश बुक चेक कर लें। आपने कैश बुक में क्रेडिट किया था राहत 798 और डिस्काउंट 42। आइए राहत भाई की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 15 परचेज किया है 320, डिस्काउंट होगा 32, आंसर होगा 288। कितना, 288। डेट क्या थी, 15। याद रखिएगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था डिस्काउंट रिवाइज करते हुए। देयर आर two types of discount, trade discount and cash discount. Trade discount never shows, they will show. How they show, sir? Discount allowed and discount, ये कब होता है सर, याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा इन 4 जगहों पर होता है, जब आप परचेज कर रहे हो या वही परचेज रिटर्न कर रहे हो, दोनों में डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट 10 है तो वहां भी 10%, यहाँ भी 10%। 100 का खरीदा था, 10 का वापस किया, तो 100 पे भी 10% डिस्काउंट होगा, 10 पे भी 10% डिस्काउंट होगा। सेम गोज विद द सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। लेकिन ये वाले डिस्काउंट कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब जल्दी पेमेंट तुम करो या तुम्हारा कस्टमर करे, तब या तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट तुम दोगे। दैट्स इट। ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने बताया है, एक्स्ट्रा बात। दैट्स ऑल। अकाउंट्स क्लोज, बैलेंस इज ट्रांसफर्ड, टोटल अमाउंट 1128। check it, calculators, balance carried down, थैंक यू वेरी मच। देखें ये वाली बात बार बार हर दफा इंडिकेट कर रहा हूं, मेरे बाकी पास पेपर्स भी देख लीजिएगा ऑनलाइन से, सबके अंदर मैंने ये मेंशन किया हुआ है। 8-10 पास पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, पुराने पेपर भी लोड कर दिए, 2016 2017 के अटेंड करके भी चैनल पे डाल दिए हैं, आप लोग वहां से देख लेना। मार्क्स लूज मत करना, 1 नंबर इस बैलेंस ब्रॉट डाउन को लिखने का है, खाली इस April 1 को का बैलेंस लिखने का 1 नंबर है। ये 4 नंबर 1 2 3 4 इस तरह मार्क स्कीम बनेगी, इस तरह मार्क स्कीम मिले बनेगी। तो जो भी है इसको मई करना है, अप्रैल के बाद मई आ जाएगा। तो ये 4
नंबर आपको इस तरह 4 नंबर मिलेंगे। मार्क्स स्कीम का सेंस समझ लें मुझसे। फासफा करने का मकसद यही होता है कि आपका एक मार्क भी लूज ना हो। पूरे 20 नंबर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रिसीट्स दी हुई हैं, पेमेंट्स दी हुई हैं, समझ आ गया सर मुझे। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, खातून है ना, बस इतना ही कर सकती थी। शी हैज नॉट केप्ट फुल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसने प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया। स्टेला स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। पहला साल ही है सर? यस सर तो बोल दो। इनकम्प्लीट पहला साल है ये। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्वेश्चन। टॉपिक है हमारा रिसीट एंड पेमेंट दी हुई है, कह रहे हैं बैंक अकाउंट बना दीजिए, बाकी रिक्वायरमेंट बाद में देखेंगे। आ जाए बैंक अकाउंट बनाते हैं सर। सबसे पहले रिसीट से पैसा आ रहा है, ये डेबिट पे चला जाएगा। जल्दी जल्दी मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। 8,000 5,000 8,000 5,000। आप लोग डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे 36,000। क्रेडिट साइड, पूरी साइड को क्रेडिट पे ले आऊंगा। 17850 12,000 129207100। ड्राइंग्स आपने फाइंड आउट करनी है। ड्राइंग्स आपने एज अ मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। नॉट अ बिग डील फॉर यू सर। बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस करो। डेट्स को मत भूलिएगा। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये देखने भी बदतमीज बोल रहा है। ब्रिंग द बैलेंस, राइट हो गया। 1 अप्रैल 2022। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? बेटा हो, इसीलिए पेमेंट कैश और बैंक का ही है। ये इसलिए दिए हुए कि क्रेडिट सेल्स नहीं है। आगे जाके रिसीवेबल अकाउंट बनाकर तुम निकालती हो ना क्रेडिट सेल्स, वो करने की जरूरत नहीं है। ऑल सेल्स आर फॉर कैश। सेकंड चीज क्या थी? डिस्क्रिप्शन आप खुद लिख लें। सो ड्राइंग इज 7 8 थैंक यू वेरी मच। 4 नंबर मिलके काफी है इसके। ये तो कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी सर। बड़ी साइड को प्लस करके छोटी साइड माइनस करनी थी। तो याद रखिएगा एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी सर? वही आएगा जो आपको आता है। सबसे पहले ये बात जहन में रख लें, एग्जाम में वही आएगा जो आप कर सकते हैं। कम से कम ये जहन में पक्का रखें। मैं अभी पास करा रहा हूं सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए करा रहा हूं। आगे चलें। ड्यूरिंग द ईयर sorry, seller took goods from the business for her own personal use. Selling price was, इसको ना शौक बहुत ज्यादा है, पता है। शराफत से दे दे, नहीं माँ का माजन खिलवाना है, बच्चों को परेशान करना है।
मार्कअप दिया हुआ है, लो कर लो काम। एस सी प्लस जी, cost is X, gross profit is 25% of X, sale is 3375. Solve for X. 1.25x is equals to 3375. Divide करो, 3375 divided by 1.25, कॉस्ट आ जाएगी 27। यानी जो उसने पैसे उसने जो गुड्स विड्रॉ किए हैं उनकी कॉस्ट 2700 थी, जिसकी सेलिंग प्राइस इसने दी हुई थी 3775। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, पीछे ड्राइंग निकाली थी, कितनी निकाली थी? 7800 में प्लस कर दें 2700। आई रिपीट अगेन, पीछे हमने बैंक अकाउंट बनाकर कैश बैंक वाली ड्राइंग निकाली थी। यहां हमने बदतमीज से सेलिंग प्राइस दी हुई है, कह रहे कॉस्ट प्राइस निकालो, क्योंकि गुड्स ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। व्हेन ओनर टू गुड्स, ओनर अपने आप से प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकता। जब भी ओनर अपने घर के लिए गुड्स लेके जाएगा तो वो सेलिंग प्राइस पे नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस पे लेके जाएगा। इस बात को कहीं आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओनर ऑलवेज टुक गुड्स for own use at cost price, at cost price। तो इसमें सेलिंग प्राइस दी हुई थी, मैंने उसे कन्वर्ट किया है किसमें, कॉस्ट प्राइस में, रेशियोज की मदद से। इसका इनकम टैक्स रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, खामखा उसने रेशियो का पॉइंट डाल दिया इसके अंदर 2 नंबर के लिए। नाउ फॉलोइंग बैलेंसेस आर गिवन टू अस। The examiner asks us to calculate capital, prepare statement of affairs, statement of affairs। मुझे बताया आप लोग अच्छी फैमिली से हैं, कुछ और बात तो नहीं सोचेंगे? जी जी, नॉन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। सबसे पहले हम बनाते हैं नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद आएंगे हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की डिटेल दी हुई है इन्होंने, देख लेते हैं कौन कौन से करंट एसेट्स हैं। इन्वेंट्री, प्रीपेड रेंट और बैंक, 3 है सर, सही है सर। 3 हमारे पास करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री, अदर रिसीवेबल्स। कोई शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में नहीं चलेगी, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ फुल फॉर्म्स लिखूं। कैश एट बैंक। अच्छा, आप ना टाइटल नहीं बदल सकते एग्जाम में, याद रखिएगा। आप टाइटल, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, आप सिर्फ फिक्सचर्स नहीं लिखेंगे, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर नहीं लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे। बार बार सुन लें, एग्जामिनर ने जो आपको 1 घंटा 45 मिनट दिया है, वो इसीलिए दिया है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। शॉर्टकट मार के आधा घंटा पहले रुक के नहीं बैठ जाना पेपर, उससे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। जल्दी करने के कोई मार्क्स नहीं है आपको, कि ग्रेस मार्क्स नहीं है आपके पास। तो टेक फुल टाइम, एंड एग्जाम में इनफ टाइम होता है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिर नीचे आते हैं हम लोग कैपिटल की तरफ। याद रखिएगा कैपिटल एग्जामिनर ने मांगा क्या है, कैलकुलेट कैपिटल एट एंड। एंड क्या मांगा है, कैपिटल एट एंड मांगा है इसने। लोन गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है, नॉन करंट
लाइबिलिटीज हेडिंग होगी और इसके बीच में आएगा लोन, then we would be having current liabilities without leaving a space, और यहाँ पर एक ही लाइबिलिटी है जिसका नाम है ट्रेड पेएबल. Now we are supposed to put the values and get the missing figure, that is capital. This is required. अब हम देख देख के सारी वैल्यूज वन बाय वन डाल देंगे. फिक्चर्स 10800, फिक्चर्स 10800. अब इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह सब माइनस हुआ है. आपको सिर्फ एंडिंग वैल्यूज से एसएफपी बनानी होती है. 2150 500, 2150 500, 2330 बैंक. तीनों चीजें प्लस करो. प्लस कर लें. अच्छा, ये भी सर ने लिख दिया. अब सर लिख रहे हैं ट्रेड पेपर 1875, लोन 5000. 1875 एंड यही अमाउंट को मैं एज इट इज यहां लिख दूंगा क्योंकि बड़ी साइड को प्लस करो. वही क्वेश्चन है, अकाउंटिंग क्वेश्चन है भाई. एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जी मेरे दोस्त, वैल्यू आ चुकी है 88905. नहीं बेटा, ये कैपिटल एट एंड आया डायरेक्ट. इसमें प्रॉफिट ड्राइंग सब हो गया. मैंने पहले ही देख लिया था वो क्या मांग रहा है. वरना इसका ब्रेकअप क्या होता है? अगर मैं इसका ब्रेकअप करना चाहूं तो इसका ब्रेकअप होता है कैपिटल एट स्टार्ट एट नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग. इन सबको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है कैपिटल एट एंड. एग्जामिनर ने उसे मांगा ही कैपिटल एट एंड है तो मैंने डायरेक्ट कैपिटल एट एंड ही निकाला है विदाउट डूइंग एनी अदर थिंग. वाओ, नीचे देखे ना, नीचे देखे ना. अब अगली रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है? 4 नंबर का प्रॉफिट. शुरू हो जाए. कैपिटल एट एंड एट ड्राइंग्स लेस कैपिटल एट स्टार्ट लेस एडिशनल कैपिटल. ये हमारा फॉर्मेट है इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के लिए प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का. तो कैपिटल एट एंड मैंने जस्ट अभी निकाला है 8905. ड्राइंग्स हमने ऊपर निकाली, लास्ट रिक्वायरमेंट में निकाली थी 10500, 10500. एडिशनल कैपिटल तो गिवन नहीं है. कैपिटल एट स्टार्ट सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000. 11405. check it. profit. thank you, jazakallah. 2 questions alhamdulillah done and it can be done within 40 minutes. आपके साथ साथ कर रहे हैं सर. विदिन 40 मिनट्स में ये आराम से 2 सवाल निमट जाते हैं. हमने कोई बहुत तेज तेज काम नहीं किया, आराम आराम से किया है, समझ समझ के किया है अल्हम्दुलिल्लाह. Five more marks for the theory. Stella is now considering whether she should start to sell at least some of her goods on credit. Advise her whether or not she should sold on credit. Justify your answer. Of course. आइए ड्रॉ करते हैं. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे कवर करने चाहिए, जो मेरे बिल्कुल इस तरह की चीजों को
ड्राफ्ट करने के लिखने के लिए पहले थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर लें। नंबर वन, मुझे क्या कंसीडर करना है? बैड डेट्स। क्या कवर करना है? बैड डेट्स कवर करना है। जब भी आप उधार पे सेल करोगे तो चांसेस ऑफ बैड डेट्स हो सकते हैं, कैश फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। एग्री नॉट? यस ऑफ कोर्स पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। क्या पॉजिटिव पॉइंट है सर आपके? पॉजिटिव पॉइंट ये है मेरे पास कि मेरी सेल ज्यादा होंगी। एग्री नॉट? उधार अगर बेचना शुरू करूंगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और प्लस ऑफ कोर्स मेरे प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी, बिल्कुल रेपुटेशन मेरी इंक्रीज हो जाएगी। तो वी हैव इनफ पॉइंट टू एक्सप्लेन। तो अब आप इसको लिखने का तरीका देखें, इन्हीं पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, दो कर लें, तीन कर लें, लेकिन इतना कर लें कि आखिर में जस्टिफिकेशन दे दें। ठीक है, अगर आप, ठीक है, आप इंटरेस्टेड है या नहीं है? मेरा ख्याल आप इंटरेस्टेड तो होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिविटी जरूर बतानी है। आफ्टर दैट आप कंक्लूजन में बता देंगे, यस आई मस्ट सजेस्ट टू गो फॉर इट। अच्छा, जब भी आप लिखना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन में कस्टमर ओनर का नाम जरूर लिया, शुरू में लाएं, आखिर में लाएं, बीच में लाएं, कहीं भी लाएं, लाएं जरूर, ताकि उसको अंदाजा हो जाए एग्जामिनर को कि आप खुद सेंसिबली नोट कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स में खुद लिख रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से ही करना चाहिए। कस्टमर लॉयल्टी से क्या होता है सर? एक तो हम कह ही रहे हैं कि सेल्स हो रही है, कस्टमर बढ़ रहा है। लॉयल्टी से क्या होता है कि कस्टमर कंटिन्यू रहेगा आपके पास, ऐसा नहीं एक दफा आया है खाली है। अगर हमने उधार देना शुरू किया है तो वो आपको बार बार आया करेगा। कस्टमर लॉयल्टी इसको कहते हैं। सिर्फ एक दफा इंक्रीज नहीं हो रहा, ये ऑल टुगेदर सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज है। तो इसको एक जैसा पॉइंट ना समझेंगे, अलग अलग पॉइंट है दोनों, कस्टमर बढ़ना या कस्टमर अट्रैक्ट होना और कस्टमर लॉयल्टी होना। ऑफ कोर्स हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, बैड डेट्स हमें यूज नहीं करना, टर्म हमें बैड डेट्स नहीं करना। सिर्फ मार्क्स ऑलरेडी कम है, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, हम इसके अंदर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हम डिस्काउंट्स ऑफर करके जल्दी पेमेंट ले लें, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट है नहीं। हमें सजेस्ट करना है, तुमने पॉजिटिव बता दिए, नेगेटिव बता दिए, नाउ वी आर रिकमेंडिंग।
टू मैनेज कैश फ्लो, राइट हो गया। जो कैश फ्लो का कंसर्न था, जो कैश फ्लो का हमें थोड़ा सा डाउट था, उसको हमने कवर अप कर दिया बाय ऑफरिंग वही कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट सीरीज इसलिए होता है, कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करो ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दे, बैड डेट के चांस भी खत्म हो गया और पैसा भी जल्दी आ गया। So here we go for the third question. आ गए सर मेरी जिंदगी की गलतियां जो मुझे सुधार लेनी चाहिए। 5 पॉइंट्स हैं। मेक जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स। मेक जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स। आइए मेरे साथ। रिक्वायरमेंट नंबर ए, एरर नंबर 1 जी। कुछ भी नहीं होते जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं होते तो क्या करें। जिस जगह जाना ही नहीं हमें तो उससे पूछना क्या होगा, तो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आज तक इतना बता दिया, ये क्यों नहीं बताएंगे आपको, होता ही नहीं है ना, ये इंटर कॉमर्स में होता है। कमीशन रिसीव्ड डेबिटेड इन द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कमीशन रिसीव क्रेडिट होना था, खामा डिस्काउंट रिसीव में डेबिट कर दिया। ये तो क्रेडिट करूंगा, इसको भी अब क्रेडिट करूंगा। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, क्योंकि ये हमेशा रेवेन्यू है, क्रेडिट होना चाहिए था। आपने खामा डिस्काउंट रिसीव डेबिट किया है, उसको भी हटाना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां सस्पेंस होता है। 96, 96, 192। चेक इट प्लीज। नंबर 2, सर जी टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल कहाँ होता है सर, डेबिट या क्रेडिट? हमेशा क्रेडिट। सेल्स है ना, सेल्स जर्नल का मतलब क्या है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। टोटल ऑफ द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो इस तरह पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई कर लिया करो, पढ़ते पढ़ते पेंसिल से मार्क कर लिया करो एग्जाम में भी। was transferred to the sale account as ज्यादा, बदतमीज, एज ज्यादा। तो क्रेडिट करना था, क्रेडिट ज्यादा ही कर दिया, डिफरेंस डेबिट करूंगा। डिफरेंस क्रेडिट करना था, ज्यादा ही कर दिया। जो भी मैंने ज्यादा किया है अब उसे डेबिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 1258 माइनस 2185, सेल्स डेबिट 927. The difference would be divisible by 9. I have given you the technique. Every transposition error is difference. Every transposition difference is divisible by, ये टेक्निक इसलिए कि जल्दबाजी में गलती हो जाए तो आप कम से कम इतना शॉर्टकट रीचेक कर लिया गया, इतना सा छोटा शॉर्टकट रीचेक है ये। क्रेडिट कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि गलती सिर्फ सेल्स की थी, सिर्फ सेल्स सही कर दिया, तो अब मैं सस्पेंस लाऊंगा। सॉरी। नंबर 3, a check payment of motor expenses 77 had been omitted from the bookkeeping record. Error of original entry, error of omission, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, सस्पेंस नहीं आएगा। मोटर एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, बोले मोटर एक्सपेंस डेबिट, बैंक, वेरी मच कॉमन सेंस सर। मोटर एक्सपेंस और बैंक सिंपल पेमेंट है बैंक से मोटर एक्सपेंसेस के लिए, तो इतना हवा मत बनाओ सस्पेंस को, एरर्स को। इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी जनरल।
मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत आप करें इंशाल्लाह। नंबर 4, a payment of electronic transfer 135 was recorded as a payment of petty cash, यानी कैश में रिकॉर्ड हो गई, हालांकि मैंने पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, क्या मतलब, बैंक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मतलब बैंक से क्रेडिट होना था, पेटी कैश बुक कर दिया, पेटी कैश बुक डेबिट करूंगा, बैंक क्रेडिट करूंगा। आई रिपीट अगेन, इट वाज अ पेमेंट, पेमेंट है तो कैश बुक क्या होगी, क्रेडिट। पेमेंट है तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट। आपने पेटी कैश बुक कर दिया, तो अब पेटी कैश बुक हटाऊंगा, बैंक को लाऊंगा, वैल्यू क्या है सर, 135। नंबर 5, एन इनवॉइस। इनवॉइस इसका मतलब उधार, इसका मतलब हमेशा जहां भी आ जाए ना, ये खिड़कियां फौरन तुम्हारी बजनी चाहिए, दिमाग में फौरन तुम्हारी क्लिक होनी चाहिए बातें जो मैं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बैंक आना चाहिए, इनवॉइस है तो लाजमी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये लाजमी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आगे नहीं पता मुझे क्या कह रहा है वो, लेकिन ये सेंस आ जाना चाहिए। ट्रेसी, इनवॉइस रिसीव हुआ है, परचेज डेबिट, ट्रेसी क्रेडिट। गलती हो गई सर, मैंने स्टेसी को कर दिया, स्टेसी को हटाऊंगा, ट्रेसी को लाऊंगा, स्टेसी को डेबिट, ट्रेसी को क्रेडिट। All 5 errors have been corrected. Next requirement, 11 नंबर के एरर से माशाअल्लाह, suspense account in a way that you need to find out the original difference। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं, ब्रॉड डाउन मांग रहा है, क्या मांग रहा है हमसे ये, आइए मैं यहीं करके दिखाता हूं आपको। एग्जामिनर ने हमसे मांगा है सस्पेंस अकाउंट, लेकिन इस तरह बनाना कि ओरिजिनल डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का मुझे बताना। इसका मतलब पहली लाइन छोड़ देना, पहली लाइन ये बॉक्स दोनों बना लिया करो, ताकि तुम्हें नहीं पता डेबिट शॉर्ट है या क्रेडिट शॉर्ट है। अब डालो एंट्रीज, डालो एक एक करके। पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। नंबर 1 कमीशन एंड डिस्काउंट। नंबर 2 में सस्पेंस क्रेडिट 927 सेल्स। थर्ड नो, फोर्थ नो, फिफ्थ नो, बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस करो, 735। इस तरह एग्जामिनर बांटता है मार्क्स, और इंशाल्लाह आपको भी इसी तरह लेने होंगे मार्क्स। 11 नंबर की सिर्फ प्रॉफिट करेक्शन थी, और 4 नंबर का एरर। अभी हमें दिया है प्रॉफिट और कहता है करेक्टेड प्रॉफिट निकालो, 5 नंबर 39970। आइए, 39970 was the profit before correction। ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल का क्वेश्चन है, जिसमें रिक्वायरमेंट नंबर ए एरर्स की करेक्शन, रिक्वायरमेंट नंबर बी सस्पेंस अकाउंट, रिक्वायरमेंट नंबर सी प्रॉफिट करेक्शन। आइए अपने उसी अंदाज से मैं आपको बताता हूं जिससे सर ने समझाया था आपको। सबसे पहले तो हम इधर देखें, सबसे पहले तो हम इन एंट्रीज को देखकर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन आता है। चलो भाई, इनकम स्टेटमेंट में कौन आता है, सस्पेंस, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव।
डिस्काउंट रिसीव एंड कमीशन रिसीव। बताएं भाई, सेल्स या सस्पेंस, मोटर एक्सपेंस या बैंक, पेटी कैश बुक या बैंक? जी नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों ऐसे नहीं यार। कैश भी, पेटी कैश बुक भी कैश है। पेटी कैश बुक क्या है? कैश का बैलेंस जो स्मॉल पेमेंट्स के लिए दिया जाता है। अच्छा, स्ट्रेसी या ट्रेसी? कुछ भी नहीं। अब बोले मेरे साथ, क्रेडिट वाला प्लस, डेबिट वाला माइनस, क्रेडिट वाला प्लस, क्रेडिट वाला प्लस, डेबिट वाला माइनस, डेबिट वाला। नंबर 1, कमीशन रिसीव बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। डिस्काउंट रिसीव बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेल्स कम हो रही है, पॉइंट नंबर 2 में सेल्स कम हो रही हैं, इस तरह लिखना होगा एग्जाम में। प्रॉफिट भी हमारा कम होगा। थर्ड वाले में मोटर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट को कम कर देंगे। एग्जामिनर कहता है ऐसे मत बताना, मैं तुम्हें मार्क्स दे रहा हूं, मेरी इज्जत करना। एग्जामिनर कहता है कि अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो लिख के दिखाना, नो इफेक्ट। नहीं लिखोगे तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। जूम आईने बातें मत किया करें, मैं आपका बड़ा हूं, आपको हमेशा अच्छा देखना चाहता हूं। डबल मीनिंग बातें खुल के बोल रहा हूं, गुनाह मिलता है, गुनाह मिलता है, गुनाह मिलता है। अब्दुल्ला मजाक अपनी जगह, जो भी करता है कंट्रोल कर ले, कंट्रोल कर ले। क्यों खामखा हम शैतान को खुश करें। करेक्टेड प्रॉफिट 39158। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पर अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया इस ईयर का। Here we are for question number 4. Nala is a trader who buys and sells stationery. Examiner asks us to value the inventory. Inventory should be measured lower of cost and net realizable value. कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी में जो कम होगा उस पे रिकॉर्ड करेंगे। सर जी ये टेबल उन्होंने हमें बना के दिया हुआ है। कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ cost plus carriage, this is become the cost, whereas NRV, net realizable value, the formula of NRV is estimated selling price minus estimated selling expense। सर ये क्या होता है? ये नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर, क्या होता है ये? जिसने मिस किया हुआ है वो लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पूरा मौजूद है इन्वेंट्री के ऊपर। फिलहाल हम कैलकुलेशन देख रहे हैं जो हम आंसर करने के लिए जरूरी है। वो सर ने फॉर्मूला लिखा है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। तो हम हर आइटम का, कितने आइटम है मेरे पास, 1 2 3 4, गौर से देखिएगा मेरे पास। द फर्स्ट आइटम, packs of paper, envelopes. We are the stationery. We have a stationery business. We sell stationery. So we have papers, envelopes, notepads, and the boxes of pencils. ये अच्छे अच्छे बच्चे भूले हुए होते हैं, इस टॉपिक को करके ही नहीं जाते हैं, तो जरा तवज्जो से देख लें। सर पहले लिखेंगे कॉस्ट, उसको कंपेयर करेंगे एन आर वी से, दोनों में जो कम होगा उस पर इसको करेंगे वैल्यू, दोनों में जो कम होगा उस पे करेंगे इसको वैल्यू।
फिर वैल्यू करने के बाद इसको नंबर ऑफ यूनिट से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर हमारे पास आंसर आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। मेरे साथ रहिएगा। सो कॉस्ट जी जी। तो पहले मैं कॉस्ट निकालूंगा। कॉस्ट कैसे निकालूंगा सर? कॉस्ट प्राइस प्लस कैरेज इनवर्ड बिकम कॉस्ट। तो 4.5 प्लस 0 4.5, 5.5 प्लस 1 देखते जाइए मेरे साथ 6.5, 4 प्लस 2 6, 3.5 प्लस 0 3.5। अब मैं निकालने जा रहा हूं एन आर वी। 8 minus 1 8, 10 minus 1.5 8.5, 5 minus 0 5, 6 minus 0 6. Now compare cost with NRV. We need to compare cost with NRV. Whichever is lower should be considered. तो छोटा कौन सा है? 4.5 या 8? 6.5 या 8.5? 6 या 5? 3.5 या 6? नाउ अब इनको अपने अपने यूनिट से, यूनिट्स तो एज इट इज मैं यहां लिख रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। 240, 225, 150 एंड 96। नाउ मल्टीप्लाई। यूनिट्स को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 240। मल्टीप्लाई करो। ये टोटल कॉस्ट हो गई पेपर्स की। ये पेपर्स की क्या आई है? टोटल कॉस्ट। नाउ एनवेलप्स की कॉस्ट निकालनी है। 6.5 का एक है, 225 एनवेलप्स के बॉक्सेस हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा 14, नेक्स्ट नेक्स्ट, प्लस कर लें सबको तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और कितने नंबर का आंसर दे रहा है ये? 6 नंबर का। माशाल्लाह। तो पहले कॉस्ट देखो, कॉस्ट को कॉस्ट प्लस कर लिया। एनआरवी आपको सीखना है। एनआरवी निकालने का फॉर्मूला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस 362। तो प्लीज इसे कर लीजिएगा कंप्लीट। Next, B requirement. State the accounting principle to value the inventory. Prudence. याद रखिएगा प्रूडेंस ही रखता है। क्यों सर? क्योंकि प्रूडेंस कहता है नेवर ओवर स्टेट, नेवर प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। इन्वेंट्री हमारा कौन है? एसेट। नेवर ओवर स्टेट, ज्यादा मत दिखाना, लोअर पे दिखाना है। ज्यादा मत दिखाना, लोअर पे दिखाना है। आ जाए मेरे साथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताइएगा। कंप्यूटर, प्रिंटर, पेपर्स, बड़े बड़े खर्चे, छोटे छोटे अखराजात। कंप्यूटर इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इंश्योरेंस। Insurance is a revenue expenditure. Delivery. अल्हम्दुलिल्लाह। अमाल अच्छे रखोगे, आपके साथ मामलात अच्छे रहेंगे। अगर आपके अमाल अच्छे होंगे, आपके ऑटोमेटिकली अल्लाह रास्ते खोल देगा। 2 नंबर रास्ते मत अपनाएं। Explain how materiality
प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू ट्रीटमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट। देखें, एक बात तो तय है, मटीरियलिटी बहुत बदतमीज है, बहुत। ये आपको सिखाता है मटीरियलिस्टिक अप्रोच। हर दोस्त होता नहीं हाथ मिलाने वाला, मतलब से मिलती है दुनिया यहाँ। तो हाँ, ऐसे ही देखते हैं कि कहाँ कहाँ उसे फायदा मिलता है, तो वहां वो दोस्ती गाड़ता है, कहाँ कहता है टाइम वेस्ट है, कंगला है, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, ना खाने का ना कुछ, साइड कर इसको। तो मटीरियल, मैंने तुम्हारी माजरत में बुराई सिखा रहा हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए खाली। ध्यान, आप मुझे पता है ऐसे तो नहीं हो बेटा, मैं आ जाए, हमें को तो यही सीखना है, हमें तो सीखना ही यही है। लोग आगे बढ़ते कैसे हैं दूसरे को काट के। सो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, books of accounts, in the books of accounts, transactions are recorded in books of accounts, transactions are recorded, transactions लिखना शुरू करो, transactions are recorded according to its significance, according to its significance मतलब importance। If an item is big in value, and give benefit for long period, then treat it as non-current asset, otherwise expenses, otherwise just like wall clock, स्टेपलर। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फिलहाल जगह नहीं है, वरना आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि हालांकि लॉन्ग टर्म यूज है स्टेपलर का, लॉन्ग टर्म यूज है वॉल क्लॉक का, लेकिन हम उसे नॉन करंट एसेट नहीं ट्रीट करते, बिकॉज वो लॉन्ग पीरियड चल रही है लेकिन वैल्यू बहुत छोटी है। लिख लें, एग्जाम में काम आएगा ये स्टेपलर वॉल क्लॉक। Nala has treated the receipt of a bank loan as a सॉरी, रेवेन्यू रिसीट का मतलब है कि आपने इसको रेवेन्यू ले लिया, इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट ओवर हो गया होगा, प्रॉफिट आपका। complete the following table to show the effect of the error। रेवेन्यू रिसीट देने से हमारा कैपिटल ओवर स्टेट, प्रॉफिट बढ़ गया तो जाहिर है अल्टीमेटली आपका कैपिटल भी ओवर हो गया, कैपिटल भी आपका ओवर हो गया, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। Nala has treated the receipt of a bank loan. Bank loan is a liability. Bank loan is a, आपने बैंक लोन को बैंक लोन नहीं लिया तो लायबिलिटी हमारी अंडर स्टेट हो जाएगी। लायबिलिटी को आपने रेवेन्यू ले लिया तो लायबिलिटी तो कम हो गई, रेवेन्यू बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। तो इन्होंने छोटे छोटे टॉपिक्स मिक्स कर दिया मैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ गया। Nala has charged depreciation shop fitting 25% RBM, सही है। This year she is considering changing 10% SLM straight line to improve the profit। गलत है, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ब्रेक हो रहा है?
कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एडवाइस नाला वेदर और नॉट शी शुड चेंज हर लुक एट द लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, प्ले लिस्ट में मौजूद है ओ लेवल्स की। ये छोटी छोटी चीजें अगर खुदा ना खासा मिस हुई है, 4 नंबर के आते ही है, 2 नंबर का आता ही है, मिस क्यों कर रहे हो? छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन प्रॉफिट, इनकम्प्लीट रेशियो, छोटे छोटे टॉपिक भी होते हैं, वो भी कर लें। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, उसके लिए लोगों के पास पढ़ लिया। एडवाइस whether or not they should change the depreciation method. Basically the consistency concept stop the business to change the method of depreciation Nala was applying reducing balance method। अब सर थोड़ी सी लंबी कर रहे हैं ना, 5 नंबर का सवाल है, अब उसे लंबी करके फिल करना। यही सीखना है कि आप यही लिख के आ जाएंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आगे आपको लंबी करनी नहीं आती, अकाउंटिंग में थोड़ा लंबा करना सीख लें मुझसे, किस तरह आपने सिनेरियो को इस्तेमाल करना है अपनी डिस्क्रिप्शन में। सिनेरियो क्वेश्चन का ही होगा, उसे अपने वर्ड्स में कैसे लेके आना है। And to improve the profit, she is considering to change straight line method। Consistency concept says that business should apply same methods and policies every year to show realistic and reliable information of the business। आप बार बार चेंज करोगे तो उससे consistency concept says that business should continue the same policies every year. The business should apply the same methods every year. But if they are changing it, that means they are unrealistic. Deliberately they are doing it in order to just show the profit ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन profit ज़्यादा दिखाने के लिए आप मेथड चेंज कर रहे। गलत है ना, बहुत गलत है। नेक्स्ट आता है, लेकिन वाकई में नहीं आता ना, मैथड चेंज करने से आ रहा है। ट्रायल बैलेंस इज गिवन टू अस, एडजस्टमेंट्स आर देयर, एग्जामिनर ओ कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, कंपनी की सोशी,
कंपनी की इनकम स्टेटमेंट 7 नंबर, उसकी सोशी 5 नंबर, और फिर रेशोज। बड़ा सवाल दे दिया एग्जामिनर ने, बड़ा सवाल दे दिया। एडजस्टमेंट जरा पहले जल्दी गो थ्रू कर लें। इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इक्विपमेंट की अक्रूड 2225 प्रीपेड दिया हुआ है, 2250 फॉर 3 मंथ्स टिल दिसंबर। हम काम कर रहे हैं नवंबर के लिए, कितने महीने एडवांस हो गए? 1 मंथ। निकालिए 2250 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 750। रेंट इज 750 प्रीपेड, माइनस कर दीजिएगा बैड डेट्स प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड 4%। आ जाइएगा 4% लगा देते हैं 9800 पर। इसमें से पुराना वाला माइनस हो जाएगा 295, इंक्रीज बाय 97। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट सभी कुछ टेक्निकल दिया है इसने। कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा, फिर उस पर लगाइएगा 20%, 25 सॉरी 20 नहीं बल्कि 25 लगाना है। 56। Now we are able to make income statement. Start from revenues. आ जाए कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बहुत रेयरली ही आता है बहुत रेयरली ही आता है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, रेवेन्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, format is important first, cost of sales, gross profit, do we have any other income? The answer is no. Direct expenses, rent, depreciation, operating expense, wages, increase in provision for doubtful debt. Revenue 203,600, 12945। बेटा सही ना दिया हो। परचेज 143,750। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है 12380। कॉस्ट ऑफ सेल्स आगे चलेंगे हम लोग 1 बाय 1। रेंट पे जा रहे हैं 11710, 11710।
देन ऑपरेटिंग के वाले के अंदर हमारे पास अक्रूड है 415, करिए प्लस इसे, चेक इट, 1,335, वन ट्रिपल थ्री फाइव ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही लिखा है सर ने। वेजेस 24380, वेजेस 2 इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 56, प्रोविजन 97, दैट्स इट। एक्सपेंसेस का सम सब करें 55, और हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है 45, 4588, 4588 बेटा, 4588। नाउ हियर वी हैव अवर सोशी, इधर देख लें बोर्ड पर, सबसे पहले ब्रॉड डाउन आएगा, उसके बाद प्रॉफिट 4588, देन डिविडेंड्स, कौन से डिविडेंड्स आते हैं, ओनली पेड डिविडेंड्स आते हैं सर। और हमारे पास सवाल में मौजूद है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये देखिएगा जरा मेरे साथ, 1000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जाहिर है अर्निंग ही बहुत कम थी तो उन्होंने रिजर्व भी बहुत कम बनाया है। डिविडेंड्स पेड कहाँ है सर, सवाल में आओ, सवाल में लिखा हुआ है डिविडेंड्स पेड कितना है, 1600, शाबाश। कहां से माइनस होगा, प्रॉफिट से, और प्रॉफिट कहाँ होता है, रिटेन अर्निंग्स में। अब इसके ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन देखिएगा, ऑर्डिनरी 20, जनरल रिजर्व 3, रिटेन अर्निंग 2037, 2037, 20,000 and 3,000, make the total 25,037। जो बीच वाले कॉलम में आता है वही आखिरी कॉलम में भी आता है, दैट्स ऑल। टोटल कर लीजिएगा 20,000, 4,000, यहाँ पर 4025, सबको प्लस करो, इस तरह सॉल्व करो तब भी यही आना चाहिए, दोनों तरफ से सेम आंसर आना चाहिए। एसेट ऐसे शो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, रिसीवेबल्स 9800 माइनस 392, याद रखिएगा 90, अब वर्किंग कह रहा है, ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी, 9800 माइनस 392, बैंक 162, और करंट लायबिलिटी है हमारे पास 115, अभी तो और भी है 15
क्या कर रहे हो? 11585, 11585। अदर पेबल भी था और प्रीपेड भी था 750। प्रीपेड था 750, अक्रूड था 41। भूल नहीं जाइएगा इससे अदर रिसीवर अदर पेबल। अब सॉल्व कर लें इसको, ऊपर वाली साइड प्लस करें, ऊपर वाले का सम नीचे वाले का 12,000 डिवाइड कर लीजिएगा इस टू 1। रेशो का आंसर हमेशा इसका क्या आता है, करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो इस टू 1 में आते हैं। करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो इस टू 1 में आते हैं। Then the managing director Imlay plans to buy new equipment. Wow, to improve the profitability. Okay, क्या खरीद रही है? Equipment to improve the profitability. लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं है, उसके लिए हम ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दें या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट ले लें। 5 नंबर के लिए एक्सप्लेन करना है। ऑर्डिनरी इशू करें या फिर दोनों का बताना होगा। Imlay liquidity position is not adequate, already unable to pay the debts, 1 से कम आ रहा है ना, 1:1 आइडियल होता है। इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी बड़ी वीक आ रही है, लिक्विडिटी उसकी बड़ी वीक आ रही है। एक मिनट बेटा, करंट रेशियो का 2:1 होता है, लिक्विडिटी रेशियो का 1:1 होता है। ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट लेने से हमारी करंट लायबिलिटीज और बढ़ जाएंगी, करंट लायबिलिटीज और बढ़ जाएंगी and has to pay interest on it. इंटरेस्ट काफी है कहना, आर्गुमेंट कर सकते हैं वाई, वही शो शेयर में थोड़ी है इंटरेस्ट। अगर लोन को कंपेयर कर रहे हो तो फिर हम कहते हैं यहाँ हाई है वहां लो है। whereas issue of shares will not increase the liability and no further burden of fixed interest। ऐसे ही कि नहीं है? Cash, it is the permanent as well, it is the permanent capital, no need to pay back, no need to pay back। और बैंक ओडी को आपको वापस भी करना पड़ेगा। more shareholders into the business, right?
ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे ना, और इंटरेस्ट हर हाल में देना है। इनटू बिजनेस may interfere, exercise more shareholders into the business and use voting rights। मैं ये कहना चाह रहा था, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट। इशू ऑफ शेयर्स रिकमेंडेड। ऑलरेडी हम बहुत कुछ कह चुके हैं, नहीं करेंगे इस कंडीशन में, नहीं करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को इस तरह तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी लिक्विडिटी बहुत खराब है। अगर लिक्विडिटी हमारी अच्छी, तो सिनेरियो बनाया, एक सिनेरियो बनाया ही इसीलिए गया है ये वाला क्वेश्चन, कि या तो दोनों ऑप्शन होते हैं, अगर ऊपर वाला सिनेरियो नहीं होता तो किसी तरफ भी जा सकते हैं आप, लेकिन इस कंडीशन में आप किसी और तरफ नहीं जा सकते। इसको एंड कर दो। थैंक यू वेरी मच, यहाँ हमारा पेपर पूरा हुआ।